वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग रोलिंग मोशन में कॉमन मिस्टेक्स एंड ट्रैप्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहली मिस्टेक जो रोलिंग मोशन में होती है वो ये होती है फॉरगेटिंग द प्योर रोलिंग कंडीशन, कि डायरेक्टली या ब्लाइंडली V इक्वल टू आर ओमेगा लगा देना। प्योर रोलिंग में हम जानते हैं कि V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन पहले ये भी तो चेक करना होगा कि प्योर रोलिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। बिकॉज प्योर रोलिंग कंडीशन तब होती है जब कोई भी स्लिपिंग ना हो। विदाउट स्लिपिंग का केस ही प्योर रोलिंग का केस कहलाता है। तो अगर हमारे पास कोई व्हील है, ठीक है, जो कि सरफेस पे रोल कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसलेट कर रही है उसका सेंटर ऑफ मास VCM से, और साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि रोलिंग मोशन हो रहा है। दोनों मोशन होते हैं। तो इस कारण से ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें एक वेलोसिटी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी ही, बिकॉज VCM से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, यानी कि इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स पॉइंट भी VCM से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अगर रेडियस r है तो ओमेगा r टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी इधर की ओर, है ना। तो VCM ओमेगा r के बराबर जरूरी नहीं है कि हो, बिकॉज अगर VCM ज्यादा हो r ओमेगा से तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, आगे की ओर धक्के से मूव करेगा ये, और रोटेशन कंपैरेटिवली कम होगा ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो उस केस में फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, और फ्रिक्शन तब तक लगता रहेगा जब तक कि VCM r ओमेगा के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो VCM इक्वल टू, ये केस है फॉरवर्ड स्लिपिंग का बाय द वे, और VCM अगर लेस देन r ओमेगा होगा तो कौन सा केस है, बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है, ठीक है, बैकवर्ड स्लिपिंग का केस है। तो उस केस में फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। तो इफ स्लिपिंग अकर्स, ये दोनों केस होते हैं, तो उन दोनों केसेस में VCM r ओमेगा के बराबर नहीं होता है, उस समय एक फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस। तो फॉरवर्ड स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा, ठीक है। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज मोशन हो रहा है, अभी ट्रांसलेट कर रहा है आगे की ओर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगा तो एक टॉर्क भी डेवलप होगा ना। वो टॉर्क क्या कराएगा, देखो टॉर्क होगा Fk इंटू आर, इसके अबाउट ले रहे हैं हम टॉर्क, तो r रेडियस इंटू फोर्स, Fk r हो गया। और अगर ये डिस्क है, कोई भी ले लो, डिस्क, व्हील या फिर सिलेंडर, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो I अल्फा हो गया, ठीक है। एक अल्फा भी डेवलप होगा इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन F के लगने के कारण। एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो गया तो अल्फा ही क्या होता है, d ओमेगा बाई dt होता है। तो ओमेगा चेंज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अल्फा नॉन जीरो आ रहा है। ओमेगा चेंज होना शुरू हुआ तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, देखो VCM आर ओमेगा से ज्यादा था इनिशियली, हम लोग फॉरवर्ड स्लिपिंग की चर्चा कर रहे हैं अभी, तो VCM आर ओमेगा से बड़ा था, ओमेगा छोटा था ना। जैसे अल्फा लगना शुरू हुआ तो ओमेगा बढ़ाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फिर बढ़ने की शुरू हो जाएगी। तो ओमेगा जैसे बढ़ना शुरू होगा, VCM की बराबरी कर लेगा एक टाइम पे आने के बाद। तो VCM विल बिकम इक्वल टू आर ओमेगा, ड्यू टू विच फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण VCM आर ओमेगा तक पहुंचेगा और प्योर रोलिंग का कंडीशन अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली, लेकिन शुरू में जरूरी नहीं है कि प्योर रोलिंग में ही हो व्हील या कोई भी सर्कुलर बॉडी, ठीक है। अब सेकेंड कंफ्यूजन जो होता है वो होता है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, एज्यूमिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। देखो यहां पर एक गलती वाली बात है कि फ्रिक्शन हमेशा जो है अपोज कर रहा होता है मोशन को, ठीक है। एक काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ये बात गलत नहीं है, लेकिन रोटेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, बिकॉज यहां पर देखो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो एक्चुअली रोटेशनल मोशन को जो है फैसिलिटेट कर रहा है ना, आर ओमेगा को बढ़ा रहा है ना, धीरे ओमेगा धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्रिक्शन के कारण ही तो आर ओमेगा इतना बढ़ पाया कि VCM के बराबर हो पाया, राइट। तो इस केस में रोटेशनल मोशन को फैसिलिटेट कर रहा है फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ टॉर्क जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिर्फ ये कहना कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करता है तो ये गलत बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, देखो इस बात में भी थोड़ी सी सच्चाई है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपोज करता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन इनिशियली लग रहा होता, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, राइट, अपनी मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ये ट्रांसलेट करने वाला होगा तब अपनी स्टैटिक मैक्सिमम पे पहुंचा होगा, वो अपोज ही कर रहा होगा, वो बात तो ठीक है। लेकिन इन रोलिंग फ्रिक्शन कैन एक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रोलिंग में दोनों ही हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि जब फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, और जब बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, दोनों केस हमें समझने रहते हैं,
ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन डज नो वर्क इन प्योर रोलिंग, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन लगा जब तक मोशन शुरू होने वाला था, जैसे मोशन शुरू हो गया, मूवमेंट शुरू हो गई, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण हो रही है ना, तो वर्क डन तो ये करेगा। स्टैटिक वाला तो कोई डिस्प्लेसमेंट कराया नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्क डन होगा नहीं फिर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है और एफ डी एक्स ही वर्क डन आता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स तुम्हें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इग्नोरिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, कि एक पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि अगर कोई व्हील है, वो अगर रोलिंग मोशन में है, उसका VCM लिख दिया हमने, ठीक है, सेंटर मास VCM से मूव कर रहा है, और ये मिस कर जाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी इसमें। तो अगर इसका मास m है, तो एक चीज तो समझ में आती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितनी होगी, हाफ m VCM स्क्वायर होगी, ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं काइनेमेटिक्स से। लेकिन साथ साथ ये रोल भी कर रही, रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो होगा कुछ, तो उसके वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसको लिखना भी बहुत जरूरी होता है, तभी जाके इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन पाती है रोलिंग मोशन में, ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। अच्छा, रॉन्ग एसेलरेशन ऑन इंक्लाइन, इसका डेरिवेशन कराया जा चुका है कई बार, कि जो एसेलरेशन होता है इंक्लाइन के केस में, ये हमारी एक बॉडी है, डिस्क, व्हील, सिलेंडर, रिंग, कुछ भी हो सकता है ये, और इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास m है, ठीक है, रेडियस r है। अब हमें इसका एसेलरेशन चाहिए, और ये थीटा से इंक्लाइन बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल से इसने, तो इसका जो फॉर्मूला आता है एसेलरेशन का होता है g sin थीटा अपॉन में 1 + i बाई mr स्क्वायर। सिर्फ g sin थीटा नहीं होगा, बच्चे सिर्फ लिख देंगे भाई यहाँ पर देखो एक फोर्स लग रहा है g sin थीटा, और एक इधर लग रहा है g cos थीटा, g का कंपोनेंट ले लिया हमने, तो इधर बता दिया g sin थीटा। वो होता है सिंपल, अगर एक ब्लॉक रखा हो, वो स्लाइड कर रहा हो, लेकिन ये ब्लॉक नहीं है, ये एक रोलिंग बॉडी है, तो इसमें जो एसेलरेशन आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करते हुए आएगा, ठीक है। तो 1 + i अपॉन mr स्क्वायर आता है, इसका डेरिवेशन कराया जा चुका है, ठीक है। तो a = g sin थीटा नहीं रखना है, इस मिस्टेक से बचना है, और ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी आती है यहां पर पहुंचने के बाद, वो आती है √2gh अपॉन 1 + k स्क्वायर बाई r स्क्वायर आती है, और ये h जो होता है ये हाइट होती है, ठीक है। और अगर हमें चाहिए एसेलरेशन, ये वाला एसेलरेशन, तो कैसे निकालना है, देखो ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम निकालोगे, बिकॉज ये ट्रैवल कर रहा है s डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी जो v है ना फाइनल, वो यहां पर पहुंचने के बाद है, ठीक। तो अब कैसे निकालें, और k क्या होता है इसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो अब देखो इनिशियली तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, v² = u² + 2as, ये डिस्टेंस s है, ठीक है। और अगर कंपेयर करो, देखो s और h में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी h अपॉन s लिख सकते हैं। तो h कितना आ गया, हमें s चाहिए ना, तो s कितना आ गया, s आ गया h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो u तो 0 ही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और v² यही होगा पूरा, इसका स्क्वायर कर दो, तो 2gh अपॉन 1 + k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 2as के बराबर, और s क्या है, h अपॉन साइन थीटा है, h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a कितना आ गया, g sin थीटा अपॉन में 1 + k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब देखो i जो होता है वो mk स्क्वायर भी लिखा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, तो अगर मैं यहां पर m से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये क्या बन गया, i बन गया ना, i बाई mr स्क्वायर आ गया, यही फॉर्मूला आ रहा है, a = g sin थीटा अपॉन में 1 + i बाई mr स्क्वायर। तो इसका ख्याल रखना है कि बच्चे सिर्फ g sin थीटा लिख देते हैं, लेकिन नहीं, बिकॉज ये रोल कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा वो फिगर में जरूर आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है, फॉरगेटिंग द डिनोमिनेटर, इसका ख्याल रखना है। अब देखते हैं अज्यूमिंग ऑल बॉडीज रोल सेम स्पीड, यहां पर भी गलती होती है कि थिंकिंग मास मैटर्स, यहां पर मास नहीं मैटर करता, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैटर करता है रोलिंग मोशन में, ठीक है। तो यहां पर जो एक नया टर्म आता है i बाई mr स्क्वायर, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो अगर देखो अभी हमने एसेलेरेशन क्या निकाला रोलिंग इंक्लाइन के केस में, g sin थीटा अपॉन में 1 + i बाई mr स्क्वायर, है ना। तो अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और एक रोलिंग बॉडी है, m मास की, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और रेडियस r का, तो एसेलेरेशन ये आता है, सिर्फ g sin थीटा नहीं आता, इतनी बात क्लियर है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और भी कुछ मालूम चलता है क्या, अगर मान लो हमारे पास एक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² / 2 होगा। अगर एक सिलेंडर है,
सॉरी सिलेंडर मत लो, एक स्फेयर ले लो, सॉलिड स्फेयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr² होगा, ठीक है। अब कौन ज्यादा है दोनों में से, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, कंपेयर कर लेते हैं, 1/2 और 2/5, कोफिशिएंट कोई कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, कौन ज्यादा है, 1/2 वाला ज्यादा है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन डिस्क स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो उस केस में देखो, अगर हम लोग डिस्क का एक्सेलरेशन देखेंगे, यहाँ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दो आई डिस्क और अपॉन में mr², दोनों का मास और रेडियस सेम है, डिस्क और स्फेयर का, तो ये तो सेम रह गया, आई ज्यादा है डिस्क का, तो ये पूरा टर्म ज्यादा हो गया ना डिस्क के केस में, ये ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा डिस्क का कंपेयर टू स्फेयर, तो एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विल बी स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर, यानी कि स्फेयर जो है फास्टर मूव करेगा नीचे की ओर, ठीक है, सॉलिड स्फेयर फास्टर मूव करेगा, यहां पर लिख देना चाहिए फास्टर, और डिस्क जो है स्लोअर मूव करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर का ख्याल रखना है कि अगर आई जितना ज्यादा होगा, ठीक है, या यूं कह लो I/mr² का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ये वैल्यू ज्यादा होगी और एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और स्लोअर हो जाएगा, इट विल बिकम स्लोअर, ठीक है। और अगर रिंग का केस देखना चाहो, रिंग का भी अगर कंपैरिजन करना चाहो तो कर सकते हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है ना, सिर्फ mr² होता है, तो ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और ये पूरा 1 है कोफिशिएंट इसका, राइट, तो इन सबसे ज्यादा ही है ना, बिकॉज ये 1/2 कोफिशिएंट है, ये 2/5 कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आई रिंग सबसे ज्यादा होगा, और आई रिंग सबसे ज्यादा होगा तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई, तो एक्सेलरेशन रिंग का इन दोनों से कम होगा, यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए ऑफ डिस्क ये है, साथ में यहां और छोटा आएगा ए रिंग, बिकॉज ये पूरा टर्म सबसे ज्यादा हो गया रिंग के केस में, ठीक है, बिकॉज यहाँ mr² रख दिया तो पूरा 2 हो गया, अभी तो हम कुछ भी रख रहे थे, यहाँ पर 1/2 आता तो 1 + 1.5 होता, 2/5 आता तो 2 के करीब आता, ये तो पूरा 2 हो जा रहा है रिंग के केस में, तो एक्सेलरेशन सबसे कम हो जाएगा रिंग का, और ये ऑर्डर रहेगा रिंग का, डिस्क का, स्फेयर का, स्फेयर का सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन और उससे कम डिस्क का और सबसे कम रिंग का एक्सेलरेशन, ठीक है। 6 पॉइंट है मिसअंडरस्टैंडिंग वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट्स, तो ये मैंने बताया हुआ है कि अगर हमने प्योर रोलिंग का केस लिया हुआ है तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, बिकॉज प्योर रोलिंग के केस में कोई स्लिपिंग नहीं होती है, और पी पॉइंट जो होता है एक तो v सेंटर मास रहेगा, जिसकी वजह से इस पॉइंट की v सेंटर मास फॉरवर्ड वेलोसिटी हो गई, साथ में ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा r पीछे की ओर वेलोसिटी हो गई, r इसमें रेडियस हो गया, तो v सेंटर मास r ओमेगा के बराबर होगा इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग, बिकॉज ये p पॉइंट स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है, और p पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बॉटम पॉइंट की तो वेलोसिटी 0 हो गई vp, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर देखो v सेंटर ऑफ मास तो रहेगा ही फॉरवर्ड में, साथ साथ आर ओमेगा ऐसे है तो एक आर ओमेगा भी रहेगा आगे की ओर, तो वी सेंटर मास प्लस आर ओमेगा, वी क्यू जो रहेगा आर ओमेगा प्लस वी सी एम रहेगा, और वी सी एम आर ओमेगा के बराबर होता है इन प्योर रोलिंग, तो यहां पर ट्वाइस ऑफ वी सी एम लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2v हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो इसका ख्याल रखना, इसमें भी बच्चे गलतियां कर देते हैं कभी कभी। अब 7th जो मिस्टेक होती है रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तय करने में, तो मैंने बताया कि जब जब फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही होगी तो उसका कंडीशन है कि वी सेंटर ऑफ मास शुड बी ग्रेटर देन आर ओमेगा, ठीक है, तो उस केस में ये धक्के से आगे की ओर जाएगा, ट्रांसलेट फॉरवर्ड ज्यादा करेगा कंपेयर टू द रोटेशन, आर ओमेगा कम हो जाएगा कंपेरेटिवली, तो उस केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड ज्यादा स्लिप करेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में बैकवर्ड लगता है, और कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक लगता है, और अगर VCM लेस देन आर ओमेगा होगा तो रोटेशन ज्यादा होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग फॉरवर्ड ट्रांसलेशन कम होगा, उस केस में ये आर ओमेगा का ज्यादा प्रभाव रहेगा VCM कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आगे की ओर लग जाएगा, ठीक है। और रोलिंग डाउन इन प्लेन, अगर रोल कर रहा है कोई बॉडी प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के नीचे आते हुए ऐसे रोल करते हुए आ रहा है, तब क्या होगा, तब फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की नीचे, तो उस केस में फ्रिक्शन एक्ट्स अप द प्लेन, ऐसे लगता है फ्रिक्शन, क्यों, बिकॉज यही फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल इसको रोटेट कराने में अपने एक्सिस के अबाउट, टॉर्क लगा रहा है ना, तो रोल करते हुए आया तो रोटेट भी हो रहा है और साथ साथ वी सेंटर मास लग रहा है तो ट्रांसलेट भी कर रहा है ये नीचे की ओर, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की ओर लगता है रोलिंग डाउन द इंक्लाइन। केस टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन सेंटर मास, जब भी सेंटर मास पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगने शुरू हो जाएं तो क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू स्लिपिंग, अभी तो यहां स्लिपिंग फॉरवर्ड हो रही थी तो हमने फ्रिक्शन बैकवर्ड लगाया हुआ था, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस था, समझ में आई बात, और
स्लिपिंग टेंडेंसी हो तब भी, नॉट ऑलवेज अपोजिट मोशन में। अगर टेंडेंसी भी होगी मूव करने की तब भी फ्रिक्शन, अगर फॉरवर्ड में टेंडेंसी है मूव करने की तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, अब 8 पॉइंट है कि अज्यूमिंग फ्रिक्शन ऑलवेज रिमूव्स एनर्जी। तो देखो इसका ख्याल रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस होगा तो अगर इंक्लाइन प्लेन से एक बॉडी रोल होते हुए नीचे की ओर आई तो उसकी mgh पोटेंशियल को हमने नीचे हाफ mv² और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में ऐड करके लिख दिया। लेकिन अगर फ्रिक्शन भी लग रहा होता तब क्या होता, फ्रिक्शन का भी तो लॉस ऐड करना पड़ता ना उसमें। तो यहां पर इसका ख्याल रखना है कि फ्रिक्शन ऑलवेज रिड्यूसेस एनर्जी। इसका ये मिस्टेक होती है एक कि प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करता। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता ही तब है जब मोशन शुरू नहीं हुआ होता है अभी, और एक बार मोशन शुरू हो जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है और वो वर्क डन करता है। ठीक है, तो तब हम लोग फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन लिखेंगे एज लॉस। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन ऑलवेज रिड्यूसेस एनर्जी, ये ऐसा नहीं होता, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वर्क डन नहीं करता। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क डन करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं। नॉट यूजिंग टॉर्क इक्वेशन प्रॉपर्ली, तो अभी मैंने बताया कि जैसे अगर कोई व्हील है तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और जब ये प्योर रोलिंग का केस नहीं है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है लेट्स सपोज, तो वी सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा से ज्यादा होगा। ये वी सेंटर ऑफ मास हो गया, ये हमारा ओमेगा हो गया, ये रेडियस है, तो आर ओमेगा इस तरफ है, वी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट का आगे की ओर होगा। ठीक है, पॉइंट पी का, तो वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन आर ओमेगा है अगर, उस केस में क्या होगा, उस केस में फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। कैसा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही क्या करेगा, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होगा वी सेंटर मास को आर ओमेगा के बराबर बनाने में। कैसे, बिकॉज ये एफ के ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज टॉर्क होता है एफ के इंटू आर, राइट, और यही टॉर्क जो है आई अल्फा प्रोड्यूस करेगा। अल्फा प्रोड्यूस हो गया इसमें तो जाहिर सी बात है ओमेगा भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ओमेगा चेंज होगा तो ओमेगा पहले कम रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। आर ओमेगा की वैल्यू कम है ना, तो ओमेगा जैसे बढ़नी शुरू हो जाएगी तो एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर वी सी एम आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो वी सी एम आर ओमेगा के बराबर हो गया, यानी प्योर रोलिंग का केस अचीव हो गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली। तो काइनेटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जो लगती है वो ही टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इग्नोरिंग टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रिक्शन। ठीक है, इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा के हम लोग प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं इससे। फ्रिक्शन प्रोवाइड्स टॉर्क फॉर रोटेशन। कंफ्यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस, अब कभी कभी एक्सिस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो एक एक्सिस तो ये है, हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये ओ पॉइंट ले लिया तो इसको आई ओ लिखो या आई सेंटर ऑफ मास लिखो, जो भी लिखना चाहो, तब तो ये ठीक है। हम अगर डिस्क ले रहे हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, स्फेयर ले रहे हैं सॉलिड तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। लेकिन अगर रोटेशन हमने पी के अबाउट कंसिडर कर ली तो क्या होगा, तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के अबाउट लेना होगा। तो उस केस में पी निकालना पड़ता है, और पी क्या होगा, आईओ प्लस एम आर स्क्वायर, बिकॉज अगर इसका मास एम है इस डिस्क का या सिलेंडर का वॉट एवर इट इज, तो एम आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तब जाके आईपी आएगा और फिर हमें प्रोसीड करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, बिकॉज हम लोग कैलकुलेशन तब हम लोग पी के अबाउट रोटेशन मान के कर रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बॉडी सेंटर के अबाउट ही रोटेट करेगी, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट रोटेशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में रोटेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के अबाउट निकालेंगे, और कभी एंगुलर मोमेंटम निकालना हुआ तो भी पी के अबाउट ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में जब एक्सिस पी के अबाउट ले रहे हैं। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।